बातचीत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है एसआईआर के मुद्दे को, यानी एसआईआर यानी बिहार में जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है लिस्ट को लेकर, मतदाता सूची को लेकर, उसी पर बातचीत के सिलसिले को केंद्रित करेंगे। तमाम वो लोग जो आज शो से जुड़ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। वो जो पहली बार शो में है उन सबका, वो तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग हमारे साथ आज मेहमान के तौर पे हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे आपका तारुफ परिचय कराना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरनाम भाई, थैंक यू सो मच। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत समय तक पत्रकार रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आज बहुत दिनों बाद शो में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया भाई राजनीतिक विश्लेषक हैं, नोएडा में ही रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फैज खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक। और राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पैनल यकीनन बड़ा है, लेकिन बातचीत के सिलसिले को वो तमाम सारे लोग जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्यों इतना लंबा सफर तय करके आ गए आप यहाँ तक? आपका प्यार लाया है। प्यार लाया है, मुझे मालूम था आपको मेरे प्यार में कितना जादू है ये मुझे ही नहीं पता है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। कुछ सवाल बीजेपी ने और कुछ सवाल कांग्रेस ने पूछे हैं। एक्स जो पहले ट्विटर था, अब एक्स, जिस पर कुछ चीजें कार्टून के मार्तब कही गई हैं वो भी हैं, उस पे बहस कहां तक जाएगी, कितने ले जाना मुनासिब है, मुझे नहीं लगता, मैं वहां तक जाऊंगा नहीं। लेकिन बातचीत के सिलसिले को जो धरातल पे है, जो जमीन पर है, उस पर बात जरूर कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी का नाम काटना या जोड़ना, ये चुनाव आयोग का काम है। अलबत्ता विपक्ष ने बहुत सारे कुछ मुद्दे, कुछ एनजीओज ने कुछ सवाल उठाए हैं, प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों ने कहा मरे हुए लोगों का, विपक्ष ने खासतौर से आम आदमी पार्टी ने कहा कि मरे लोगों को जिंदा कर दिया, जिंदा लोगों को मरे कर दिया। ये तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन आज सबसे पहले मैं कांग्रेस की तरफ से बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा। मैंने बताया था आपसे कि उनका मार्च भी हुआ, खासतौर से एसआईआर का मुद्दा नहीं था, लेकिन वो मुद्दा यह था कि उनका कहना था कि चुनाव आयोग जो है संदेह के घेरे पे है, बल्कि न सिर्फ संदेह घेरे में, बल्कि उन्होंने तमाम सारी चीजें बात उठाई थी, जिसका कि जिक्र हमने तमाम सारी बहसों में किया है। लेकिन आज फिर सारे समेटते हुए बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं, और सबसे पहले मैं हरनाम जी की तरफ, और उसके बाद फिर बीजेपी एंड देन सो ऑन। जी नमस्कार प्रतीक जी। देखिए, थैंक यू सो मच। देखिए, पूरा इस वक्त देश, समूचा देश 140 करोड़ लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एंटायर विपक्ष देश के 300 के करीब सांसद रोडों पर आए और केवल एक ज्ञापन और मेमोरेंडम देना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन को। हजारों की तादाद में पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास पुलिस ने उन्होंने घेर लिया और उनको अलग अलग थानों में डिटेन कर लिया, और ना उन्हें ज्ञापन देने दिया गया। मैं तो इस बात को दूसरी तरीके से कहता हूं, आज 140 करोड़ लोगों में आरटीआई एक्ट के बाद आम आदमी इनमें से कोई भी खड़ा होकर अगर इलेक्शन कमीशन या किसी भी संवैधानिक संस्था से सवाल करता है तो उस संस्था को तुरंत आजकल किसी डिजिटल मीडिया के माध्यम से, ईमेल से उसका जवाब देना चाहिए। यहां तो सबसे बड़ी प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी और लोकसभा विपक्ष के नेता ने सवाल उठाए हैं, विद फैक्ट्स एंड फिगर उठाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके बाद चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब तो दे नहीं रहा, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी आप एफिडेविट दे दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं जी ये नहीं हुआ, कुछ लोग वो नहीं हुआ। इस पर मैं कहता हूं कि पूरे विपक्ष जैसे कहता है, विपक्ष का एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि वो लिस्ट मुझे दी जाए, वो जो लिस्ट है डिजिटल लिस्ट दी जाए। दूसरी बात वो कहते हैं जो नाम आपने डिलीट किए हैं वो नाम जो हैं 60 लाख हैं, कि जो एक्यूरेट संख्या है वो बताई जाए, वो दी जाए। दूसरी बात एक जो महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि 7.9 लाख वोट है, करोड़ वोट है, सॉरी, उसमें से लगभग 6.5 करोड़ 89 लाख, उसमें उन्होंने कहा कि लगभग 6 करोड़ 50 लाख के करीब जो है उनको देने की जरूरत कोई नहीं, दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। मैंने यहां पे कहा कि दस्तावेज शब्द का इस्तेमाल किया। दस्तावेज का मतलब है 11 दस्तावेज वो हैं जो देने हैं, और उसमें एक भी कोई है तो उसके बाद आप वेरीफाइड हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो 11 दस्तावेज इन लोगों को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में, जो कि बराबर अब तमाम सारे लोगों की चर्चा में बार बार आ रहा है। हरनाम जी ने अपनी बात रखी, मैं बीजेपी को देता हूं, फिर डिबेट को ओपन करता हूं आम आदमी पार्टी के बाद। देखिए प्रतीक भैया जी, आज मैं न्यूज 18 के माध्यम से बहुत बड़ी बात देश की जनता को बताना चाहता हूं। जी,
आज जिस तरीके से पूरे देश में एसआईआर को लेके, बिहार एसआईआर को लेके माहौल बना हुआ है और देश की जनता चाहती है कि पूरे देश में एसआईआर हो। आज जिस तरीके से वोट की छटनी और कटनी की बात हो रही है, तो देश की जनता आपके माध्यम से यह भी जानना चाहती है कि माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का नाम 1980 में कैसे जुड़ा। ये क्या माननीय राहुल गांधी जी ये तो नहीं चाह रहे कि अवैध मतदाताओं को जोड़ने की बात कर रहे? आपको ध्यान होगा प्रतीक जी कि 1900 वो नागरिक हैं। नहीं, मैं नागरिकता पे भी आ रहा हूं, मैं पूरे कहानी को बता रहा हूं। पहली बार माननीय सोनिया गांधी जी का नाम 1980 में हिंदुस्तान के वोटर लिस्ट में नई दिल्ली में जोड़ा जाता है और उसका पता होता है एक सफदरजंग रोड, जिसमें जो कि माननीय तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी। मैं आनंद जी मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप बिल्कुल बोलने के बिल्कुल फ्री हैं। आज रिलेवेंस है 1980 का पूछने का? मैं बिल्कुल मैं आप सवाल पूछ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं। आज बेसिकली मुद्दा है अवैध मतदाताओं को जोड़ने और काटने का। हमारी पार्टी और हमने ये कहा कि हिंदुस्तान का एक भी वैध मतदाता कटेगा नहीं और एक भी अवैध मतदाता जुड़ेगा नहीं। उसके बाद 1980 में माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का नाम वोटर लिस्ट पे जुड़ जाता है। यह देश की जनता भी जानना चाहती है कि माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हिंदुस्तान की नागरिकता कब लेती हैं। हिंदुस्तान की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को सोनिया गांधी को हिंदुस्तान की नागरिकता मिलती है। उससे पहले 82 में जब हंगामा होता है तो माननीय सोनिया गांधी जी का नाम कट जाता है। फिर पता नहीं कैसे सोनिया गांधी जी का नाम 1983 में जुड़ जाता है और जिसका एलिजिबिलिटी डेट जो रहता है 1 जनवरी 1983 और उनकी नागरिकता मिलती है 30 अप्रैल 1983 को। राइट। देश की जनता जानना चाहती है कि वो जो ट्वीट है, मैं जानता हूं आपने जो है अमित मालवीय जी का ट्वीट किया, उन्होंने 2 सवाल पूछे। एक तो वो ये बताएं कि 15 साल तक उन्होंने वेट क्यों का। पूछ भी नहीं रहे सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपने जो सवाल रखा मैं रख देता हूं। 15 साल तक क्यों? और जब 1980 में जब उन्होंने अप्लाई किया तब वो इटली की नागरिकता थी उनके पास, और जब वो 83 में जब जुड़ी तब भी वो कुछ महीनों का फर्क था, तब तक वो नागरिक नहीं हुई थी। तो 2 बार नाम आता है कटता है। जी ऑफ कोर्स, मैंने आपका सवाल रख दिया। अगर आप देखिए मैं आपको फ्री करता हूं, अगर आप जवाब इस पर बढ़ाएंगे तो देंगे और नहीं तो मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए पूरा देश बार बार भारतीय जनता पार्टी पर हंसता है कि किस तरीके से कभी ये मुगल काल में घुस जाते हैं, कभी अपनी गलतियों के लिए। ये तो अभी की बात है भाई, ये तो 1980 की बात है। 1980 पे जा रहे हैं, मैं आज 2025 से अब इनको 2024 पे ले जा रहा हूं सिर्फ कि आपने बिहार में चुनाव में भाई साहब अभी चुनाव जीत के आपके सांसद बने हैं, पूरे देश में आपकी सरकार आई है। यह तो वो फर्जी लिस्ट थी, यह फर्जी लिस्ट है। और अगर उस वक्त बांग्लादेशी, नेपाली और भाई सीधी सी बात है, ये उस सवाल को डॉस देना चाहते हैं, उस सवाल पे जवाब नहीं देना चाहते। जवाब देना चाहेंगे सर मैं पूछना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव के विषय पर जब हम बात कर रहे हैं, एसआईआर के विषय पर हम बात कर रहे हैं, मुद्दे हम सबके जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप कितने मुद्दे रोज एक डिबेट में खोलेंगे? आज जब हम एसआईआर पे बात कर रहे हैं, बिहार एसआईआर की बात कर रहे हैं, तो मैं बिहार एसआईआर पर भी एक स्पेसिफिक सवाल। नहीं तो ये कह रहे हैं कि वो जमाना था, वो ये कह सकते हैं। मैं बहस में नैतिकता का, बहस का जो मॉरल है वो ये कहता है कि एक वो जमाना था कि आप नागरिक भी नहीं होते थे और आप क्यों वोटर, आम आदमी पार्टी हंस रहा गुरु है, अब आप वोटर लिस्ट में जुड़ जाते थे। और जब आप आज आप किस नैतिकता का, किस आधार पे इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मैं तो पारदर्शी हूं, ट्रांसपेरेंट है, और अगर कोई इतने बड़े सिस्टम में कोई कमी है तो आप निकालिए, और निकाला जाना चाहिए। तो वे कह रहे हैं कि हम तो बेटर से बेटर हुए हैं कि हम गड़बड़ से गड़बड़ और गड़बड़ हुए हैं। गड़बड़ से गड़बड़ सर ये हुआ है ना कि 12x12 के कमरे में 80 वोटर बना रहे हैं, एक व्यक्ति का 3-3 4 जगह वोट है। और मैं कहता हूं तो अपनी बात पर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है भारतीय जनता पार्टी का? या तो वो जो लोकसभा के सांसद चुने गए हैं वो फर्जी लिस्ट में विदेशी नागरिकों के वोट पे जीते हैं, या अगर वो ये लिस्ट ठीक है तो फिर आप सारे सांसदों का रिजाइन करेंगे। राइट अनंत विजय। देखिए भैया जी, आज सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन से न्यायालय में बहस चल रही है, कल भी चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि ओपोजिशन के जो भी तथ्य हैं वो आधारहीन हैं और वो आधारित नहीं है। नहीं, मैं बताता हूं। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान निर्माता माननीय बाबा साहब अंबेडकर को 1952 में चुनाव किसने हराया? और 1 अप्रैल 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 पेज का पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से वोटों की चोरी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं इधर थोड़ा सा फैल जाऊं, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इनको नैतिक आधार नहीं है कोई सवाल पूछने का, क्योंकि इन्होंने पूर्व में क्या हुआ है उसका आधार आपने बताया, तो इनको क्या नैतिक आधार नहीं है?
बिल्कुल नैतिक आधार है। इनसे यह भी पूछने के लिए मैं आज आया हूं कि इन्हीं के नेता पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब तमिलनाडु में क्या कहते हैं कि बिहारियों को बाहर करो, ये कांग्रेस इसका भी जवाब देगी क्या? देखिए प्रतीक भैया, क्या होता है कि किसी भी बात को लेकर तर्क होता है, लेकिन अगर तर्क के साथ उनके पास अगर साक्ष्य नहीं है तो कुतर्क की बात समझ गया जी। हरनाम, एंड देन द डिबेट इज ओपन, आम आदमी पार्टी। सर देखिए, मैं तो बल्कि उल्टा बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा है कि इतने सारे जो आप कागजात इनसे मांग रहे हैं, इतने कागजात तो जज मेरे पास नहीं होंगे। और आज योगेंद्र यादव की याचिका पर फिर दोबारा साहब, आप ये कैसे बात करें? सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई, उन्होंने कहा कि लगभग 35 लाख के आसपास तो पासपोर्ट हैं और 11 हैं, 11 कागज दिए हैं। बोले इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतना आधार आपको दिया गया है, इसमें तो ये सवाल आया था। ये आया, और साथ में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जब जो चर्चा हुई है जिसमें तर्क वितर्क हुआ, तर्क वितर्क में ये भी तय हो रहा है कि जो आधार कार्ड है, आई कार्ड है, उसको भी मान्य किया जाए। चुनाव आयोग से उन्होंने सवालात किए कि इसको आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं। हमारा कहना एसआईआर की बात नहीं है। एसआईआर अगर आपको करनी थी 2 साल पहले करते, आज 3 महीने पहले कर रहे हैं। 5 सितंबर को खत्म हो जाएगा, 30 सितंबर को आप प्रक्रिया पे चुनाव से ये सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में कि चुनाव से पहले आखिर करने की क्या औचित्य है। लेकिन भैया जी, बिहार की 13 करोड़ जनता कांग्रेस से यह भी जानना चाहती है कि अभिषेक मनु सिंघवी साहब किसके वकील हैं? ये कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 13 करोड़ बिहारियों का अपमान हुआ है, उन्होंने ये कहा कि जो 11 मांगे गए हैं, क्योंकि बिहारी कम पढ़े लिखे होते हैं इसलिए उनके पास नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने यह कहा कि बिहार आईएएस भी देता है, आईपीएस भी देता है। ये भी कांग्रेस से बिहार की। वैसे मैं एक बात बता दूं, आपका मेरा जो प्रैक्टिकल तर्जुबा है वो ये है, और वो ये कहता है कि जितनी बुद्धिमत्ता बिहार में है उतनी बहुत कम जगह मिलेगी। जी जनाब फैज। मैं तो देखिए पूरे देश का पैदल भ्रमण किया हूँ। मुझे पूरे देश में बिहारी भाई मिले और बहुत अच्छे से मिले, मजदूरी भी करते हैं, सेठ भी हैं। और मैंने आपको बताया पिछले साल दीपावली में बहरीन गया था, वहाँ पर दीपावली पे लेक्चर भी दिया। वो सारा कार्यक्रम आयोजित करने वाले मैक्सिमम बिहारी थे। तो बिहारी पूरे विश्व में छाए हुए हैं, उनकी एक गरिमा है, उनकी एक प्रतिष्ठा है। उस प्रतिष्ठा को हमें बनाए रखना चाहिए। बिहार का चुनाव पूरे देश के चुनाव को प्रभावित करता है। इतिहास में क्यों चले गए? इतिहास में इसलिए जाते हैं ताकि इतिहास से शिक्षा लेकर भविष्य को सुंदर बनाया जा सके। और सत्य यह है कि 12 जून 1975 को 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि 1971 में वोट चोरी से, वो इनका शब्द है, मैं ऐसे संसदीय शब्द नहीं बोलता, इनका शब्द है, वोट चोरी से वो सांसद बनी थी, चुनाव जीती थी, इसलिए हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। लेकिन उन्होंने तानाशाही दिखाते हुए इमरजेंसी लगाई। अब ये लोग वोट चोरी की बात नरेंद्र मोदी जी से करते हैं। के मेनन की एक क्लिप आई है, जो एक्टर हैं, वो कह रहे भैया ये वोट चोरी वाले कैंपेन में मैं हूं ही नहीं, मेरी किसी फिल्म का वीडियो लाकर इन लोगों ने एडिट करके डाला है। जो क्लिप चोरी करके अपना ऐड बना रहे हैं वो वोट चोरी की बात करेंगे। नहीं, मेनन साहब का जो फिल्मकार है उन्होंने कहा कि मैंने किसी फिल्म में काम नहीं किया इस तरह की जिसमें ये बात कही गई, उन्होंने इसका उल्लेख किया। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के पास आना चाहता हूं। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि राहुल गांधी 90 चुनाव हार गए हैं, और ये बात तो सही है कि आप वाले मुद्दे पे उन्होंने, दिल्ली वाले मुद्दे पे तो उन्होंने नहीं आवाज उठाई थी। आप बार बार ये कह रहे हैं वो 90 चुनाव हारे हैं, इसीलिए वो ईवीएम, वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था, राहुल गांधी जी का राहुल गांधी जाने या हरनाम सिंह जाने, उनके प्रवक्ता। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पहले हम लोगों को सिर्फ संदेह था कि ईवीएम हैक कर लेती है बीजेपी, अब तो पूरा इलेक्शन कमीशन हैक कर लिया है बीजेपी ने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरी, अभी प्रतीक जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हमें संदेह इसलिए है, हमें पूरी होने दीजिए। हमें संदेह इसलिए होता है क्योंकि सिलेक्शन कमेटी से जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप बाहर कर देते हैं और आप अपने ही एक मंत्रिमंडल के सहयोगी को उसमें शामिल कर लेते हैं, तो इसलिए संदेह पैदा होता है। हमें संदेह तब पैदा होता है जब नरेंद्र मोदी जी, लेकिन चयन तो मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, मैंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा कि उसमें जब हटाया गया उस पर सवाल 75
लेकिन वो ये कहा गया कि वो चयन समिति के द्वारा नाम आते हैं, उसमें से नाम चूज होते हैं। लेकिन ये तय था ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एलओपी और पीएम होंगे। फिर आपने अपने मंत्रिमंडल सहयोगी को रखने के लिए आपने सीजेआई को हटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, संदेह का कारण वो भी है। दूसरा संदेह का कारण ये है कि 2019 के इलेक्शन से लेकर के तमाम 2014 में जब भी इलेक्शंस हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल कार्रवाई नहीं करी। लेकिन जब विपक्ष ने किया तो उस पर कार्रवाई हुई। संदेह का कारण ये भी है। राइट, मैं लेता हूं, इधर है जी, देखिए मैं आ जाऊंगा आपके पास। स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा संदेह नहीं है। आपके सौरभ भारद्वाज एक नकली ईवीएम जैसी मशीन लेकर पहुंचे और जब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, आप झूठ बोल के भाग निकले। सच्चाई ये है कि ये मुद्दा भाजपा का है ही नहीं, ये कांग्रेस का मुद्दा है। तो कांग्रेस अगर ये कह रही कि वोट चोरी हुई है तो वो कह रही राहुल गांधी एफिडेविट दे दें। इसका मतलब है कि आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे, कल को आप माफी देके भाग नहीं जाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी का रिकॉर्ड है कि किसी भी कोर्ट के मामले में भी जब तक 4-4, 5-5 हियरिंग नहीं हो गई, जब तक 5 बार हो गए कोर्ट पहुंचे ही नहीं और बाद में भाग निकले। इसलिए वो करेगा आप जो बोलो पक्का बोलो, ताकि कल को अगर मामला कोर्ट में जाए तो या तो गलत साबित आप होगे या गलत साबित चुनाव आयोग होगा, और इसमें कोई गलत नहीं है। और मैं एक और बात कहता हूं, चुनाव कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी है। होना क्या चाहिए, कांग्रेस को बोलना चाहिए कि भाई पूरे देश में एफआईआर करो। हर बूथ पर 100 लोग कांग्रेस के, 50 लोग बीजेपी के और 100 लोग दूसरी पार्टी के, एक एक वोटर को वेरीफाई करो। विदेशी आदमी एक भी नहीं होना चाहिए, मरा हुआ आदमी एक भी लिस्ट में नहीं होना चाहिए। इसमें बात यह है ही नहीं कि गलत हो सही क्या है, बात यह है कि जो सही है वो वोटर होगा, जो जिंदा है भारतीय नागरिक है वो वोटर होगा, वरना नहीं होगा। राइट। देखिए, अभी अनंत अमित जी से लेकर तमाम जो चीजें रखी गई यहाँ पे, मामला बड़ा गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में कल और आज पूरे जो सुनवाई चली है, इसको इतने हल्के में हम लोग नहीं ले सकते हैं। बिहार की जनसंख्या, कल योगेंद्र यादव जी ने कोर्ट में बड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य रखा वहां पे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बिहार की वर्तमान वयस्क आबादी जुलाई के समय में है 8 करोड़ 18 लाख। यानी अगर 7 करोड़ 89 लाख पहले आप देखें, 24 लाख पहले ही कम थी वो, यानी वयस्क आबादी पूरी तरह से उसको भाग नहीं ले पा रही थी। और वो जो एक तरह से प्रोजेक्शन किया जाता है, उसमें तमाम जो बाहर गए हुए लोग हैं, मृत लोग हैं, उनको तमाम केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय हटा के गिनती करता है। तो प्रयास क्या होना चाहिए था चुनाव आयोग के एसआईआर के माध्यम से कि वो 7 करोड़ 89 लाख से हम आगे कैसे जाए, अधिकांश आबादी को कैसे मताधिकार में शामिल कर सके, वयस्क मताधिकार में। 55-60 लाख की आबादी, अभी 55-60 लाख सुन लो, देखिए 55-60 लाख की, भाई 55-60 भूल जाएगा, बोलने दो। भूलूंगा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए 60 लाख लगभग 65 लाख ये पहले ही हट चुके हैं। और दावा है कि देखिए जिस तरह से अगर यही दस्तावेज, यही प्रक्रिया रही, यहाँ पे एक भी वोटर चुनाव आयोग जोड़ नहीं सका है इसमें। कल चुनाव आयोग के जो वहां पे थे वकील, वो इसका जवाब भी नहीं दे सके जब योगेंद्र यादव ने पूछा कि 60-65 लाख मतदाता हटे और एक भी वोटर जुटा नहीं। एसआईआर ये कैसी प्रक्रिया, केवल आप डिलीशन कीजिएगा, एडिशन नहीं कीजिएगा। आप एडिशन कैसे नहीं कर रहे हैं? वो 60 लाख मतदाता अगर निकाल दिए तो वो कहाँ है? आज एक छोटा सा कार्यक्रम है, 1000 लोग जमा है यहाँ पर, 60 लाख लोग गायब हो गए बिहार से, और शोर क्यों नहीं मच रहा है? 5 लाख लोग पटना के मैदान में क्यों नहीं खड़े हो रहे कि हमारे वोट कहाँ है? सबको न्यायपालिका पे भरोसा है, विपक्ष के ऊपर भरोसा है। देखिए फिर ये तथ्यात्मक गलत बोल रहे हैं। विदेशी मामले को तो निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया। उन्होंने जो अपना तमाम शपथनामा दिया है उसमें स्पष्ट कर दिया कि एक भी उनको विदेशी कोई नहीं मिला है। वो अवैध घुसपैठिया शब्द को उन्होंने ही खंडित कर दिया है। तो ये तो पूरा एक मामला ही आप तथ्यात्मक देख लीजिए। उन्होंने अपना हलफनामा क्या दायर किया वहाँ। देखिए ऐसा जो मेरे जो नहीं मिल रहा वोटर, अब उसके बारे में जैसे कोई मोहम्मद दिनेश है, अब वो मोहम्मद दिनेश के घर गए, मोहम्मद दिनेश नहीं मिल रहा। मोहम्मद दिनेश नहीं हो सकता, मोहम्मद दानिश हो सकता है। जानबूझ के बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मोहम्मद दिनेश नहीं मिले। अब वो देशी है विदेशी है नहीं पता, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा। तो चुनाव आयोग कह रहा है ये हमारा वोटर नहीं है। अब वो देशी था विदेशी था भगवान जाने, 60 लाख लोग गायब हो गए। अगर वो नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो वोटर थे नहीं। राइट। मैंने आम आदमी चुनाव आयोग ने जो वर्गीकरण किया है मतदाता हटने वालों का, उसमें हस्तांतरित का है, मृतक का है, तमाम का, अगर उसमें वो वर्गीकरण कर सकते थे कि इतने जो है कि विदेशी मतदाता थे और उनको हटा दिया गया, तो स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को विदेशी एक भी मतदाता नहीं मिला है और जोड़ने के लिए नया मतदाता भी नहीं मिला। और अगर नहीं सुनिए अगर विदेशी नहीं, देखिए ये पॉइंट है, अगर विदेशी मिला तो वो भी जानने का है कि कितने विदेशी मिले। और ये बात बिल्कुल। और सर एक सेकंड, अरे सर सुनिए, और अरे लड़ाई की जरूरत नहीं है। सुनिए, अगर इतने विदेशी नागरिक यानी अगर आप बाहर से लोग आ गए, नेपाली और दूसरे बांग्लादेशी, तो 11 साल से इसका मतलब फिर तो अमित शाह जी थे, अभी रिजाइन मांगिए। ये घुस कैसे गए लोग विदेशी, इतने सारे लोग?
राइट राइट जी, मैं आया जी जी, आराम से जी, प्रतीक भैया, हमारे यहाँ एक देसी कहावत, आराम से कूल डाउन। हमारे यहाँ एक देसी कहावत है कि पंचों की बात सरबाथे पर, लेकिन पानी वहीं गिरेगा। आज विपक्ष वालों की और खास तौर से कांग्रेस की यही हालत है। अब देखिए, सोनिया गांधी जी के नागरिकता पर या उसके वोट पर कांग्रेस के पास आज कोई जवाब नहीं है। ना कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात का जवाब दिया, ना तो इनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 80 में अगर वो नागरिक नहीं थी तो वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ गई सोनिया गांधी जी? भी नहीं है, तानाशाही चली है, राजशाही चली है देश के अंदर। अब देश की जनता को जब पता लग रहा है तो इनके पास जवाब कहां से होगा? जवाब नहीं है। ना ये इलेक्शन कमीशन पर इनको भरोसा है, ना देश की जनता पर इनको भरोसा है। देश की जनता, अभी राहुल जी ने बेंगलुरु वेस्ट का वो दिखाया, एक मदनपुरा विधानसभा को लेकर के दिखाया। अरे वहां की जनता को, वहां की जो देशभक्त जनता, उसको क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? उन्होंने तो वोट दिया है। किसी भी व्यक्ति को देश में ये आजादी है, वो किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को अपना वोट दे सकता है, अपना मत दे सकता है। तो इसमें अगर बीजेपी को वहां ज्यादा वोट पड़ गया तो कांग्रेस कैसे सवाल उठा सकती है? देश की ये समझने की बात है। जी, मैं पूरी बात कर लूं, पूरी बात। तो ये जो चीजें हैं, जब तक कांग्रेस के लोग देश की जनता से नहीं जुड़ेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं। राइट ठीक जी, भाई अभी सवाल उठा रहे हैं को मतलब आप कह रहे हैं देश की जनता से कैसे जुड़ेंगे? मुझे किसी ने बनारस से फोन किया कि बोले वहां पे तो जश्न हो रहा है। काहे का जश्न हो रहा है? बोले सांसद उनका जो हारा हुआ सांसद है वो जीत गया है, और ये तो यहाँ वहां तो ये हालत हो रही है। कह रहे हैं 65 लाख मतदाता हटाए ही नहीं गए, इसका मतलब चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे, झूठ बोल रहे। अरे आप ही तो कह रहे हैं ना कहां गए वो, इसका मतलब चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आकर गए, उनमें से कई लाख मर गए, अब वो हमारा आदमी वोट डालने आ रहा है कि नहीं आ रहा, नकली वोट कौन डाल रहा पता नहीं चल रहा। इलेक्शन कमीशन आए, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में बता रहा है और इनको अलग से बताएगा आकर के। देखिए, संदेश इसलिए होता है प्रतीक जी, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जर्नलिज्म किया है। अशोक लवासा जी आपको याद होंगे, इलेक्शन कमिश्नर। सुनील अरोड़ा जी उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उनके समय में अशोक लवासा जी ने कहा था कि ये जो अमित शाह जी हैं और नरेंद्र मोदी जी के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, इस पे हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और वो इतने नाराज थे कि वो मीटिंगों में आना मना कर दिया था। बाद में हम लोगों ने मीडिया में, उन्होंने एक चिट्ठी उन्होंने लिखा स्पेशली सुनील अरोड़ा जी को कि साहब इसलिए मैं इन बैठकों में नहीं आ रहा हूं क्योंकि आप पक्षपात कर। नवीन जी का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, नवीन जी, मैं उस समय सुनील अरोड़ा जी थे। मैंने पूछ लिया आपसे, समय की बात कर रहा हूं। अरे भाई मैंने पूछ, नाराज ना हो। मैंने नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने लिंगदो जी, मैंने लिंगदो का भी नाम नहीं लिया, मैंने नवीन जी का भी नाम नहीं लिया। तो मैंने तो पूछा बस आपसे, मैंने तो गिल साहब का भी नाम नहीं लिया। लेना चाहिए, एमएस गिल साहब का भी लेना चाहिए, और इस समय जो राजीव कुमार जी हैं उनका भी लेना चाहिए, क्योंकि वो भी पोस्ट रिटायरमेंट का कुछ लपलपा रही जीभ उनकी कि शायद पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कुछ मिल जाएगा, उसी का खामियाजा भुगत रहे। अरे इलेक्शन कमीशन की जो SIR है उसकी प्रक्रिया। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, तुम बहुत बहुत बढ़िया बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है कभी कभी। पुष्पेंद्र जी कितना अच्छा पत्रकार रहते हुए छोड़ के चुनाव लड़ सकता, टिकट मिल सकता पत्रकार को, है ना? अरे छोड़ दीजिए, हटा दीजिए मुद्दा। मतलब पत्रकार को मिल सकता है और वो चुनाव लड़ सकता है, टिकट मिल जाएगा। तो देखिए निष्ठाएं कहाँ है जनतंत्र में, लोकतंत्र में? जनता ही सब कुछ देखती है और उसको नजर आता है सब, एक एक चीज नजर आती है। पुष्पेंद्र जी देखिए, पत्रकार किसी संवैधानिक पद पे तो होता नहीं, हमारे जैसे लोग हैं, मैं ये कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती। मैं ये मानता हूं कि जिस दिन पत्रकार एक तरफ हो जाता है उस दिन उसके अंदर का पत्रकार मर जाता है। जैसे मैंने छोड़ दिया, मैं राजनीति में हूं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा था, मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा था। मैंने आपको एक उदाहरण दिया। लेकिन जो आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, अगर आप इलेक्शन, अब MS गिल को इन्होंने बनाया, बीजेपी ने हल्ला नहीं मचाया। अभी गोगोई साहब को राज्यसभा मिली तो हल्ला नहीं मचाया कांग्रेस ने। तो कोई ना कोई लालच राजीव कुमार जी के अंदर है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली चुनाव के दौरान पॉइंट जी, बीजेपी। देखिए प्रतीक भैया, देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि ये SIR की बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन SIR हुआ कब? तो मैं कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूं कि आपके माननीय राहुल गांधी जी के परदादा, उन्होंने SIR स्टार्ट किया और SIR देश में चौथी बार हो रहा है। और इस SIR को लेकर माननीय श्रीमती
इंदिरा गांधी ने भी एक बार कहा था हमारे देश के वोटरों को कि वोटर मूर्ख होता है। आज जब एसआईआर की बात हो रही है, जो जनता, जैसा आपने कहा, इस देश का भगवान कौन है लोकतंत्र में? इस देश की जनता। तो जनता भगवान होती है और जनता को मूर्ख बोलने का काम किसने किया? एक कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। आज देश की जनता यह भी जानना चाहती है राहुल गांधी जी से कि श्री राहुल गांधी जी ये बताइए कि आप बार बार एसआईआर की बात कर रहे हैं और संविधान में जब न्यायालय में बात चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बात चल रहा है, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं किया, सड़कों पर उतर गए। एक बिहार की बेटी मिंटा देवी की तस्वीर टी शर्ट पे लेकर राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के नेता उस तस्वीर को लेकर टी शर्ट पे लेकर पूरे देश में घूम रहे। आज वो मिंटा देवी बहन का बिहार से एक वीडियो वायरल हुआ है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमारे साथ नाजायज कर रही है और कांग्रेस जिस तरीके से देश के साथ नाजायज किया है, बिहार की जनता के साथ भी नाजायज कर रही है। हम इस नाजायज को नहीं सहेंगे और कांग्रेस को इसका। आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, आपके पास अगर डेटा आएगा, जब मिंटा देवी वाली बात है, तो आपके पास अगर डेटा आ जाए तो क्या माना है? वो जो सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल आया था, वो बड़ा सुरक्षित होता है, उसका बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, डेटा के लेने से पहले ये बात देनी पड़ती है, शपथ देनी पड़ती है, रजिस्टर्ड पार्टी को ही मिलता है, कॉमर्शियल यूज नहीं हो सकता। मिंटा देवी ने ये बात, उसका ये बात है, पुख्ता, तो आपने टी शर्ट पहन लिया। देखिए पहली बात, जितना डाटा जो भी एक्सपोज किया गया राहुल गांधी जी के द्वारा, वो सब सारा किसने दिया है? चुनाव आयोग ने दिया है। उसी डाटा में से हमने जितनी डिस्क्रिपेंसी थी, जितनी उसमें अनियमितताएं थी, वो हमने उजागर किए, जो कि एक सजग विपक्ष का काम है। और दूसरी बात, अगर वो हमने उसके बाद अगर हमने उसको जनता के सामने लेकर जा रहे हैं, जो कि एक सजग विपक्ष का काम है। आपने ये बताया मिंटा देवी के कि फॉर्म 6 में उसने कहा कि मेरा नाम फॉर्म 6 के तहत आना चाहिए, रेक्टिफाइड फॉर्म 8 के तहत हुआ था और वो हो गया फॉर्म 8 की तरह। तो क्या ये बताया कि आपने तो उससे पहले ही टी शर्ट पहन ली ना? टी शर्ट तो आपने उससे पहले ही पहन ली, ये तो नहीं बताया कि हमने फॉर्म 8 की तरफ रेक्टिफाई कर दिया। सर, मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, इन सारे मुद्दों को दर्शाने का, जताने का ये महत्व है कि इलेक्शन कमीशन अभी भी जाग जाए कि इतनी सारी जो डिस्क्रिपेंसीज है उसको ठीक करे। नहीं, देखिए, अगर ये मसला है तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन की ऐसी की तैसी, आप ये नहीं कहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज है, ये नहीं कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, इसका अंपायर जो है वो मिला हुआ है, फिर आप ये नहीं कहेंगे। आप ये कहेंगे कि बैलेट पेपर पे विश्वास नहीं है, आप ये नहीं कहेंगे कि वोटिंग मशीन पे। अगर आपको एसआईआर पे, सिस्टम पे, उसकी प्रक्रिया पे सवाल उठाना, यू आर वेलकम, लेकिन आप तो पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन पे ही सवाल उठा रहे हैं। इसलिए उठा रहे हैं ना कि एसआईआर जो है 3 महीने, आप 2-2.5 महीने बचे। अगर ये 2 साल पहले कर रहे होते तो हो सकता है विपक्ष इस पर आवाज नहीं उठा। आज मैं सुनो, वोटर की तो बात की बात है। अर्नब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि मैं एक वोट एक इलेक्शन की बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति एक वोट की बात कर रहा हूं। मैं आपसे मिंटा देवी की ही बात करता हूं। फॉर्म 6 के अंदर उसने भरा, उसकी डेट है 1990, हो गया 1900, राइट, 1990। रेक्टिफाई फॉर्म 8 के तहत हुआ, उससे जब वो रेक्टिफाई हुआ उससे पहले ही टी शर्ट आ गई, तो ये बात तो पूरी बताई जा सकती थी या उसको रेक्टिफाई किया जा सकता था। 124 साल का कौन हो सकता है इस देश में? सर, हम यही तो बता रहे हैं कि इसमें इतनी सारी इतने सारे कमियां और खामियां हैं, इसको उजागर करके ठीक करने का हम। दूसरी बात, जहां एसआईआर की आप बात कर रहे हैं, एसआईआर पे अगर ये करना है, आज आंध्रा में चुनाव आने वाला है या आगे और जिस राज्यों में 2 साल बाद चुनाव है, आप वहां जाकर इसको करते हैं तो कर लीजिए। राइट। लेकिन एक बात बताइए, 30 तारीख को आप फाइनल लिस्ट निकाल देंगे, 5 तारीख उसकी लास्ट डेट है, कल को किसी को चुनाव भी लड़ना, आप वोट काट दोगे, बाद में कहोगे आप तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। देखिए, बस एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि अगर मास एक्सक्लूजन होगा तो हम बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला कि मास एक्सक्लूजन होगा तो मैं बैठा हुआ हूं। ये बात सुप्रीम, यू हैव टू बिलीव द सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं तो बिलीव करोगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस जगह आप गए, जिस जगह वो गए, कोई ना कोई तो इस पंचायत का मुखिया होगा ना। बोले मैं एक्सक्लूजन मास, मैं आ रहा हूं गुरुजी। तो उसने कहा ये बात कि अगर कहीं ऐसा है कि लिस्टों से काट दिए गए नाम, तो मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं सुनने के लिए बैठा हूं, मैं तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डंके के चोट पे कल भी कहा है और आज भी कहा है कि मास लेवल पे अगर गड़बड़ी होगी तो वो पूरा सुनेगा। कल, इसलिए कल भी सुनवाई होगी, 2 दिन के लगातार सुनवाई के बाद। लेकिन मेरा मानना है कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष जो जिस तरह से इंडिया अलायंस काम कर रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। ये लड़ाई बिहार के सड़कों पर भी हम लोगों ने देखा, 9 जुलाई को अभूतपूर्व बिहार बंद था, तो बिहार के सड़कों पर भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये संसद के सदन में भी भीतर भी लड़ी जा रही है एसआईआर का मामले पे, वहां पे भी, और ये लड़ाई जो है कि सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी। देखिए, ये सवाल ये है, संदेह उत्पन्न होता है। सवाल ये है कि आप कहते हैं कि आरजेडी के नेता ने ये बात कही कि
इलेक्शन कमीशन वोट काटता है, बीजेपी को वोट दुगने कर देता है। अब सवाल यह है कि आप पूरे इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस पे जब सवाल उठाते हैं तो वोट डालना और आप कह रहे हैं एक नाम कैसे जोड़ा गया। हम तो विश्वास पैदा करने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसमें संदेह पैदा होता है। जी नहीं, सबसे ये पूरा मॉडल इसी रूप में बना हुआ है। देखिए पूरे इस प्रकरण में क्या सवाल उठ के आ रहा है। नहीं देखिए, अभी अभी अमित जी क्या कर रहे थे, अनंत अमित जी, मैं एक ही अनंत अमित जी लगातार बोल रहे थे कि पहले भी एसआईआर होते रहे, बिल्कुल होते हुए रहे, लेकिन क्या 2003 और 2025 का एसआईआर का मॉडल एक है? अरे आप बिहार के 7,89,00,000 मतदाताओं को प्रत्येक व्यक्ति को फॉर्म भरने के लिए कह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति कैसे फॉर्म भर पाएगा इतने लिमिटेड समय के भीतर? तो ये चीजें नहीं हुई थी ना, दस्तावेज 2003 में मांगा गया था, ये चीज सुप्रीम कोर्ट में भी। देखिए ये आपने बताया या नहीं बताया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा कि 6 करोड़ 50 लाख लोगों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जो 2003 में जब ये बात, देखो वही वाली बात है ना कि अश्वत्थामा मरा या न मरा, अब उसमें नहीं, वो उसी समय शंख बजा दो। नहीं, आप बताइए ना, पूरी बात बताइए, तथ्यों के साथ बताइए। जी मैं भी आ गया वहां पे बात प्रक्रिया की है। प्रक्रिया और इलेक्शन से जब समय है तो क्यों अभी क्यों, ये सवाल है। जी देखिए पूरा मामला यही है। देखिए इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही चुनाव कराएगी, उस संविधान ने उसी को जिम्मेवारी दी है। लेकिन आपने तो ऐसी तैसी कर दी ना। आप क्या शब्दों का इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन से, फिर वही आपको घोषित करेगी। मैं विजयी घोषित करते हूं, पहले तो आपने सारी क्रेडिबिलिटी के साथ गिरा दी और फिर आप कहते कि नहीं वही करवाएगी। कैसे करवाएगी बताइए आप? संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार सवाल और इस तरह का सवाल। ये क्रेडिबिलिटी बनाने, एक सेकंड जरा सा, ये क्रेडिबिलिटी बनाने की पूरी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है। 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ना। राइट। हमारा काम सिर्फ ये है, हमारा काम सिर्फ ये है सड़क पे निकलना और आंदोलन करना और सवाल पूछना और हल्ला मचा देना। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ, कल आपने टी शर्ट पहनी थी ना मिंटो देवी वाली, बिल्कुल पहनी थी। आज आप पहन के जाइए। मैं कह रहा हूं आज आप क्यों नहीं पहन के गए? मैं आपसे ये पूछता हूं कि उसी इलेक्शन कमीशन ने वो ठीक कर दिया तो आज आपने तो नहीं पहना। अब आपको क्रेडिबिलिटी वो लेना होगा, क्रेडिट वो हमने करवाया। विपक्ष ने, अच्छा ये बता दीजिए इलेक्शन आया। देखिए ये इस तरह की बात कह रहे थे कि नवासी लोग फॉर्म कैसे भरेंगे। एक भी विपक्षी नेता ने अगर ये कहा कि टाइम थोड़ा बढ़ा दो, 3 दिन नहीं है, अरे इनकी टीम चली जाती, 10,000 लोग नहीं भर पा रहे, उनको पेपर उनको सबमिट करते, वो कहते मैं 3 दिन का इन लोगों को टाइम दिया जाए, टाइम मिल जाता। बात समस्या ये है कि वो लोग हैं कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है। बात इनकी ये चाहते हैं कि सबको अलाउ कर दो। नहीं, सवाल इससे ज्यादा है कि क्या आपत्ति नहीं, ये सवाल भाई एक मिनट, सवाल ये भी तो पूछा गया कि क्या आपत्ति दर्ज कराई गई, क्या कोई आपत्ति दर्ज हुई? कहाँ हुई? सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा। उसी तो 65 लाख जो सूची है उसका इंतजार किया जा रहा है। मैं जस्ट गिव मी। आया आप बोले थे कि 9 तारीख को देंगे, आपत्ति क्यों नहीं देते हो? या मीडिया में खड़े होकर बार बार बोलते रहे तो। और ये भैया ये नाटक नौटंकी, कभी टी शर्ट पहन के आ जाते हैं। अब महुआ मोहित्रा जी का एक वीडियो देखा, वो फ्लाइंग के दे रही है, फिर उसके बाद बेहोश हो जा रही है। मतलब ये लोकतंत्र को आप लोग मजाक, गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है। मैं करके बताऊं मैं? नहीं, ह्यूमिडिटी में ये होता है। आप लोग लोकतंत्र को मजाक समझ के रखे। 1 सेकंड पहले के लिए ये महिला का अपमान हो गया। लोकतंत्र का अपमान करने वाले हमको बताएंगे महिला का अपमान क्या होता है। शीश महल में रह रहे हैं वो लोग और कहते हैं कि हम एक कमरे में रहेंगे, हवाई चप्पल पहन के जाएंगे और शीश महल में टॉयलेट भी लाए। 25 लाख रुपए का टॉयलेट में चलने वाले जनता और लोकतंत्र को बताएंगे। राइट। टेक योर पॉइंट। मुद्दे पे आएंगे, मुद्दे पे। प्रत्येक व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, चुनाव आयुक्त हो, भारत का नागरिक हो, उसको एक पार्टी को वोट देने का अधिकार है और स्वतंत्र, और संविधान ये अधिकार देता है कि अपने रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पाए। ये भी उसको अधिकार देता है कि कोई पद धारण करे। ये भी अधिकार देता है कि चुनाव लड़े। उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना इस तरह की ये अनुचित है। ये देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का अपमान है। दूसरी बात, रोहिंग्या एक भी नहीं पाया गया, बेटा पाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो होगा ना उसको तुम लोगों ने छुपा कर रखा हुआ है। ममता बनर्जी बारंबार बंगालियों की आड़ में रोहिंग्याओं को बचाने की कोशिश करती है। अरे थोड़ा सा पहले जो विदेशी हो रहा है वो आएगा ही नहीं। वही खड़े रहेंगे। हाँ जी, प्रतीक जी, हुआ क्या है
कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में, हरियाणा में, यहां तक कि दिल्ली में भी अपना खेल खेल दिया, लेकिन वो आप गलती से पहुंच गए। धोखा तो आपको कांग्रेस ने दिया। कहां से अब गलती से क्या हुआ, आप गलती से पहुंच गई बिहार। अब बिहारी ब्रेन के सामने इनकी चली नहीं, इनकी चोरी पकड़ी गई। कैसे एक एक घरों में इतने लोग, अरे वो बिहार है, इनको उल्टा करके वापस भेज देंगे। और एक मेरी बात पुष्पेन जी देखिए, आप नेशनल पार्टी हैं और ये धारणाएं निकाल दीजिए कि वो बिहार है। कर्नाटक में भी उतने ही बुद्धि वाले हैं जितने बिहार में हैं। और मेरी बात सुनिए पुष्पेन जी मेरी बात सुनिए, वो ज्यादा है वो कम है, ये शोभा नहीं देता किसी मेरी बात सुनिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। ये साउथ है, ये उत्तर है, ये मैं आपको बता रहा हूं, सीखना हो सीख लीजिए पुष्पेन जी, सीखना हो सीख लीजिए, नहीं सीखना हो तो जाने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं दक्षिण है, दक्षिण में ज्यादा ब्रेन होता है, उत्तर में कम, उत्तर में ज्यादा ब्रेन होता है, दक्षिण में कम। एक पॉलिटिकल पार्टी को, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा नहीं लगता। मैं ये बात कह रहा हूं कि वहां इतना ब्रेन है कि इनकी चोरी पकड़ ली गई। अगर रुकिए, एक मिनट रुकिए, अब मैं इतना ब्रेन है, मैं आपसे ये पूछ रहा, राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे उत्तर के बारे में? क्या कह रहे थे? उन्होंने तो पर्दाफाश कर दिया सारी वोट चोरी। मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं ना कि वहां ज्यादा ब्रेन है, उत्तर में ज्यादा ब्रेन है। आप कह रहे हैं ना बिहार में ज्यादा ब्रेन है। नहीं कहा मैंने आपने कहा कि बिहार में ज्यादा ब्रेन है। मैंने कहा कि बिहार के और कर्नाटक में कम है। मैंने ये कहा कि बिहार के लोगों ने अपने दिमाग से एसआईआर को एक्सपोज कर दिया। कैसे आप वहां, अगर बताइए, उप मुख्यमंत्री के दो पहचान पत्र है, दो विधानसभाओं में वो रजिस्टर्ड हैं, तो आप क्या एसआईआर कर रहे हैं? सवाल एसआईआर। अब आप सुनिए, आधी जानकारी देना अपराध की श्रेणी में आता है। तो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं बताता हूं, आप कोट कर रहे हैं, वो आप कोट कर रहे हैं। आपने फिर वही बात है, मिंटा देवी वाली बात। उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी, एप्लीकेशन लगी हुई थी। हाँ, ये बात जरूर है कि मुजफ्फरपुर में आज मेयर को उन्होंने कहा, नोटिस बीजेपी के पूछा वहां के जिलाधिकारी ने कि आपके पास ये दो कैसे हैं, उन्होंने दिया, उनका रेक्टिफाई हो गया। जिनका नाम उप मुख्यमंत्री का नाम सिन्हा जी का ले रहे हैं, वहां रेक्टिफाई हुआ, खत्म हो गया। मिंटा देवी वाली बात पे बोले कि आपने खामखा पूरे देश में नाम मेरा चेहरा दिखा दिया, लेकिन सच तो जान लेते। सवाल तो ये है कि एसआईआर की प्रक्रिया में अगर आखिरी समय पे ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, तो उस पर सवाल करना क्या गैरवाजिब है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर कोई मर गया है और योगेंद्र यादव जी सुप्रीम कोर्ट में ला करके उनको खड़ा करके दिखा रहे हैं कि देखिए आपने इनको मरा दिखा दिया, ये तो जिंदा हैं, तो अगर ये आपकी उसमें गलतियां हैं एसआईआर में, तो उसको सुधारने में क्या समस्या? चलिए, आम आदमी पार्टी को योगेंद्र जी की बात पर भरोसा तो आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये बात सज्जन बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया में झोल क्या है, तो कुछ नहीं है। बात सिर्फ ये है कि कांग्रेस और विपक्ष ये चाहता है कि कुछ ऐसे पहचान पत्र, वोटर आईडी जिनसे उनका कनेक्ट बनता है, उसमें उनको शामिल कर लो। अरे वोटर आईडी का मतलब है जो वोटर लिस्ट में है वो है ही है, तो इसका मतलब तो सारी प्रक्रिया जीरो। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम जेन्युइनली चेक करेंगे, अगर कोई वोटर है तो है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। इस बहाने जो फर्जी वोटर हैं, सवाल यह है कि जो वोटर हैं उनका नाम नहीं, जो वोटर है उनका नाम तो कट नहीं सकता, जो वोटर है उसका नाम तो नहीं कट सकता। सवाल यह है कि जो अवैध है, जो जाली है, उसका नाम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सवाल आपसे है। देखिए, इलीगल अवैध मतदाता रहे, इसको कोई देश में पसंद नहीं करेगा, वो हटना चाहिए, डे वन से हटना चाहिए। तरीका क्या होगा? तरीका थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। बिहार अभी बाढ़ से जूझ रहा है, डे वन से यही कहानी आई है। नहीं, सुन तो लीजिए, बिहार में जहाँ पे आप एसआईआर चला रहे हैं, वहाँ पे आप अरे इसको लंबे समय लेकर आराम से करते। बीएलओ को 3 बार जाना था, डंके के चोट पे करो। आपके 2 दर्शक बिहार में देख रहे हैं, मानेंगे कितने लोगों के पास बीएलओ पहुंचे? अगर बीएलओ हर किसी के घर में पहुंच जाते हैं, तो एक भी व्यक्ति जो जिंदा था वो मृतक वाले लिस्ट में जा ही नहीं सकता। बताओ, ऐसे 100 घर बताओ जहां बीएलए नहीं पहुंचा, ऐसा एक भी केस नहीं है। ऐसे बिहार में राइट भाई, मुझे तो लगता है कि विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, पूरी तरह से। पहले तो इन्होंने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए, फिर ये कहने लगे एसआईआर की टाइमिंग ठीक नहीं थी। पहले इनको ये पूछ लो कि आप इतने कंफ्यूज क्यों हो, एक चीज तो बताइए। दूसरी बात, अभी आप उसकी गड़बड़ी की बात करें। सर, एक केस को तो बताइए देश के सामने, जिसने आके ये कहा हो देश के सामने कि मेरा वोट काट दिया और मैं मरा हुआ हूं या मेरे को मरा हुआ दिखा दिया। एक ऐसा कोई केस नहीं आया। दूसरी बात, अरे भैया, कल 2 लोग योगेंद्र यादव लेके पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने देखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि गर्व है कि हमारे नागरिक जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में पहुंचे हैं। अच्छी बात है राहुल भाई, आज आप सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। यही सुप्रीम कोर्ट 10 दिन पहले
राहुल गांधी जी के लिए क्या बोला था? राहुल गांधी जी के लिए क्या बोला था? सर एक कोई जज की अगर टिप्पणी आप कर लें तो इस तरीके की, और फिर और सुनिए अरे सुन लीजिए, ये कोर्ट का अपमान है। अरे भैया कोर्ट का नहीं है, लोकसभा का। आप कह रहे हैं पंचायत का अपमान है, ये लोकसभा का पंचायत का अपमान है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश इनके फेवर में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट, अच्छा राहुल गांधी जी को अगर गलत बता दिया तो उस सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल। कोर्ट बिल्डिंग का नाम नहीं है, जमीन का नाम नहीं है, दीवार का नाम नहीं है, कोर्ट न्यायाधीश का नाम। मुद्दा लगभग वही है जो 2 महीने से हिल नहीं रहा। हिल रहा मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट पे कार्रवाई चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के पास अपने तर्क हैं। जहां तक चुनाव आयोग का है उसके अपने तर्क है, वो अपने तर्क रख रहा है, विपक्ष अपने तर्क रख रहा है और सड़क तक सक्रिय है। उसका कहना है कि ना इलेक्शन कमीशन ही जो है वही गड़बड़ है। तो अब सवाल ये है कि फिर लड़ाई क्यों हो रही है, फिर किस बात पर लड़ाई हो रही है? इस सवाल का भी जवाब ढूंढा जाना बेहद जरूरी है कि संवैधानिक संस्थाओं पे आक्रमण और कहां तक और कितने तक, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल। जी, मैं ऑफकोर्स आई विल गिव यू, मैं आपको दे देता हूं। प्रतीक जी, मेरा एक कांग्रेस से एक सवाल है और आपके माध्यम से, और कांग्रेस को देश की जनता के सामने इस सवाल का जवाब देना भी चाहिए। ऑफकोर्स ना तो देश की जनता पे भरोसा, ना देश की जनता के प्रदेश पे कैसे हो रहे, पूरा जनता उसके पे तो सवाल ही नहीं उठ सकता। मैं बता रहा हूं, अगर देश की जनता पे भरोसा होता तो बेंगलुरु वेस्ट की उसकी सीट पर ये सवाल खड़े नहीं होते। दूसरी बात, ना देश की किसी भी कोर्ट पर भरोसा, ना किसी संस्था पे भरोसा। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं और बताना चाहिए कांग्रेस को कि आखिर वो कौन है जिस पर आपको भरोसा है। राइट, ठीक है, मैंने सवाल आपका भी जोड़ना है, आपका तो जवाब देना। बीजेपी कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान करते हैं, ये अपने सांसद जी को भूल जाते हैं, निशिकांत दुबे जी, जो सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करके कह रहे थे कि वो तो देश में धार्मिक युद्ध भड़काना चाहती है। ये सम्मान करती है बीजेपी। कंटेम्प्ट न्यायालय ने लिया। देखिए, मुद्दा आज प्रतीक भैया क्या है, एसआईआर और बिहार है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि भैया ये बताइए कि 1 अगस्त को ड्राफ्ट जारी होता है, आज हो गया 13 तारीख। ओपोजिशन के 65,000 बीएलए हैं, जिसमें कांग्रेस भी है, आप भी है। 13 दिन के अंदर एक भी बीएलए का कोई भी ऑब्जेक्शन ड्राफ्ट में नहीं आता है। तो ये इनकी मानसिकता बताती। दूसरा, कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, अबे बड़े भैया कह रहे थे कि आपने कहा जनता 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हारी, किसके ऊपर ठिकरा पूरा? भारतीय जनता के ऊपर। 1989 में चुनाव राजीव गांधी हारे, किसके ऊपर ठिकरा फोड़ा? चुनाव आयोग और बैलेट के ऊपर। आज 2025 है, चेहरे बदल रहे हैं लेकिन उनकी क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर है। राइट, कांग्रेस देखिए, जहां तक मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक संस्था हो या देश की कोर्ट भी हो या कोई भी हो, इस देश के नागरिकों से सर्वोच्च व्यक्ति कोई नहीं है। और जब देश का नागरिक जो है, जनता जो है, वह जनार्दन है। और जनता, मैं कहूं कि अगर देश के हर बड़ी पंचायत से भी अगर ऊपर है तो है, क्योंकि देश की बड़ी पंचायत में लोग भी जनता ही चुनती है। और इसका मैं उदाहरण देता हूं, जो अभी ये जो मुद्दे जो चल रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, हमने हमने एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया, बड़े इसे टेस्टिंग करेंगे, एक मीटर कह लीजिए। हमने एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया, उसमें अब तक मिस्ड कॉल में 1 करोड़ लोगों ने हमें रजिस्टर कर दिया। सर्टिफिकेट हमने एक वेबसाइट जारी की, 30 लाख लोगों ने हमसे सर्टिफिकेट ले लिया, यानी, और वो कितने 24 घंटे के अंदर।